एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज से पहले आप लोग हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे और आज हम दोनों कंबाइंड प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से मिले हैं। जैसा कि हमारे साथ बैठे हैं आकाश पांडे, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, CPWD इलेक्ट्रिकल JEE और 2022 बैच के ही सिलेक्टेड हैं। आप में से बहुत बच्चे जानते भी होंगे और उम्मीद करते हैं आप में से काफ़ी बच्चे मुझे ऑलरेडी जान रहे होंगे। तो ये वीडियोस पिछले सभी वीडियोस से बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है और इसमें हम लोग कई चीज़ों पे बातें करने वाले हैं। तो बारी बारी से हम लोग सभी चीज़ों को देखेंगे और उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। और फिर अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगे, आपके रिकमेंडेशन, अगर आप उस तरह के सेशन और चाहेंगे तो मैं इससे आगे और कंटिन्यू करूँगा। मैं आपको बता दूँ कि आज का ये हमारा सेशन जो है उनमें हम लोग बात करने वाले हैं, आकाश जी से मेनली बात करने वाले हैं कि आफ्टर एंड बिफोर जॉब, यानी कि जॉब लगने के फाइनली जब आप ज्वाइन करते हैं उसके पहले और उसके बाद के चीज़ों में क्या क्या चेंजिंग आते हैं। साथ ही साथ हम लोग उसके बाद बात करने वाले हैं कि अभी जो बच्चे इस जगह पहुंचने के लिए तैयारी कर रहे हैं, यहाँ आना चाह रहे हैं, उसको आप क्या कहना चाहेंगे। जैसा कि SSC JEE 2024 के एग्ज़ाम्स आगे हैं तो उन पर भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ CPWD में एक JEE की वर्क प्रोफाइल क्या होती है, आइदर आप सिविल से हो और इलेक्ट्रिकल से हो या मैकेनिकल से हो, आपका ओवरऑल एक वर्क प्रोफाइल को लेके बात करने वाले हैं। फिर ये भी काफ़ी होता है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एक ही सीट पे एलिजिबल है और दोनों का वर्क बिल्कुल सेम है, तो वो किस तरह से हैंडल करते हैं चीज़ों को, किस तरह से मैनेज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो काफ़ी सारा रील्स में आप लोग देखते होंगे कि जब रिज़ल्ट पहली बार देखते हैं मेरिट लिस्ट में अपना नाम, तो वो खुशी, वो मोमेंट क्या होता है, हम लोग उस पर इनके भी एक्सपीरियंस जानेंगे और हम अपना भी उस पर शेयर करेंगे। और अंतिम और सबसे लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कि अभी तक सैलरी कितनी मिली है। अल्टीमेट हमारा टारगेट भी वही रहता है जब हम जॉब में आते हैं कि सैलरी कब मिली, और ख़ासकर पहली मोहब्बत और पहली सैलरी हमेशा याद रहती है और हमेशा रहनी भी चाहिए। और फिर इन सभी चीज़ों पे हम लोग वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो आइए बिना समय हम लोग बर्बाद किए हुए सबसे पहले हम लोग आकाश जी से जानना चाहेंगे कि जॉब के पहले और अब के लाइफ में मोस्टली क्या क्या चीज़ें चेंजिंग आई है और कितना अच्छा फील हो रहा है पहले और अब के चीज़ों को लेकर। आलोक जी, सबसे धन्यवाद आपका। लेकिन हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो देखिए ये इंटरव्यू टाइप नहीं है, ये एक डिस्कशन टाइप है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एक दूसरे के साथ काफ़ी दिनों से काम भी कर रहे हैं। तो इसे आप इंटरव्यू ना समझिए, डिस्कशन समझिए। तो देखो, पहले बात करते हैं जॉब के पहले या जॉब के बाद। तो सीधी सी बात है, जॉब के पहले बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती थी, बहुत सारे टेंशन रहती थी कि होगा या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अनसर्टेनिटी लाइफ में बहुत रहती थी। पैसे तो रहते नहीं थे, अनसर्टेनिटी ही बहुत रहती थी। और कोई भी छोटी चीज़ खरीदनी हो या कुछ भी करना हो तो बहुत सारा स्ट्रगल उसके लिए करना पड़ता था, चाहे घर से हो चाहे कहीं से भी हो। और 2-3 साल हो गए थे लगभग पास किए हुए डिप्लोमा, तो कहीं ना कहीं टफ था और सर्वाइवल बड़ा मुश्किल था। उसके लिए मैंने स्कूल्स में काफ़ी पढ़ाया भी 1-1.5 साल तक। आपने डिप्लोमा किसी के पास आउट किया? 2020 में मैंने डिप्लोमा पास किया था, लॉकडाउन। हाँ, तो उसके बाद से बड़ा टफ ही रहा। उसके बाद मैंने 1-1.5 साल स्कूल में पढ़ाया, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल बहुत बड़ा रहा। अब उस बारे में बात करेंगे। लेकिन आफ्टर जॉब की बात करें तो भाई क्या कहने, चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि 10 उंगलियां घी में और मुंह में मोतीचूर के लड्डू, वो है एकदम। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कभी टेंशन नहीं होती है। अभी तक 4 महीने में कभी चीज़ों को लेकर टेंशन नहीं हुई, क्या करना है क्या नहीं करना है, और सब कुछ अपने कंट्रोल में है। और अब आप बताइए आपका क्या चेंज रहा है, ये बता दीजिए आप सबको। देखिए, मोस्टली सबसे पहली बात तो ये दूसरा मेरा जॉब था, तो वो जो पहले वाली फीलिंग होती है, यानी कि हम लोग बोलते भी हैं कि पहली ज्वाइनिंग और पहली मोहब्बत, वो थोड़ा इसमें कम मिली। हाँ, वो थोड़ा इसमें कम मिला। बट पहली बार जब सेल में गए थे तो इन चीज़ों की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी थी, बट काफ़ी कुछ चेंज हुआ। जैसा कि सबसे बड़ी चीज़ की कॉन्फिडेंस लेवल में, अब किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप भी अपीयर होते होंगे या हम भी अपीयर होते हैं, तो वो एक डर जो स्टूडेंट के मन में रहता है कि नहीं होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्या होंगे। अब लगता है कि एक बैक सपोर्ट है, यानी पीछे से एक सपोर्ट है कि चलो भाई अगर नहीं कुछ हुआ तो फिर भी कहते हैं ना, आसमान से गिरे तो खजूर पे आके लटके। तो वही बात है, अगर नहीं ऊपर PCS की तैयारी कर रहे हैं, नहीं वहाँ से गिरे तो JEE पे आके लटके। तो सही बात है। ओवरऑल अब और पहले में यही चेंजिंग है कि कॉन्फिडेंस काफ़ी पहले से बेहतर हुआ है हर एग्ज़ाम के लिए। और चीज़ों को देखने का नज़रिया, इन सभी चीज़ों को जब आप बाहर निकलते हैं तो काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं।
और स्टूडेंट लाइफ का तो पता ही है सबसे पहले कि सबका इकोनॉमिकल कंडीशन स्टूडेंट लाइफ में मतलब किस तरह का है, आप लोग फील कर भी रहे होंगे काफ़ी बच्चे, और हम लोग तो उस दौर से गुजरे हैं, तो इस चीज़ की दिक्कत काफ़ी रहती है। बट अब चीज़ें सब सही हो चुकी है, धीरे धीरे सही हो रही है, अभी तो स्टार्टिंग है। तो ये रहा ओवरऑल। दूसरा, चलिए हम लोगों की तो जॉब लग गई है, तो हम लोग आज बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कि 2024 के जो एग्ज़ाम जून में रखे गए हैं, जैसा कि डेट भी सबको पता है, 5, 6, 7 जून को एग्ज़ाम है। उन बच्चों के लिए अभी तो पूरा मई टाइम बचा हुआ है, इस 20 दिन अभी समय आपको अप्रैल में बचा हुआ है। तो ये जो ओवरऑल 45 से 50 दिन का समय बचा है, इस दरमियान उन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए और क्या आपने क्या किया था, साथ ही साथ ये भी आप बताएंगे दोनों चीज़ के लिए, टेक्निकल और नॉन टेक के लिए, ताकि उतने भी कुछ फ़ायदा हो पाए और वो भी इस जगह पे पहुंच पाए और एक दिन हमारे साथ बैठ के इसी तरह से डिस्कशन कर पाए। देखो लास्ट के 2 महीने बच्चे पढ़े हैं और बहुत सारे अगर स्टूडेंट की कैटेगरी बांटी जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे कई लोग कोचिंग ले चुके हैं, कई लोग बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका है, चाहे कोचिंग नहीं भी ले चुके। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जो मेरे लिए सबसे बड़ी कारगर रही, चाहे मैं 2 महीने रहें चाहे 3 महीने रहें, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाओ। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाओ, क्योंकि आपका प्री और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव है, तो आपका माइंड ऑब्जेक्टिफाई करता है। ये चीज़ें चेंज हो गई है कि प्री और मेंस आपको दोनों ऑब्जेक्टिव देने हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि देखो क्या है ना, कि मोटी मोटी किताबें जब इतनी मोटी मोटी पढ़ोगे तो उसमें से आपको कंटेंट ढूंढ रहता है कि 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें से छांटना रहता है। तो उसको कैसे क्या करना, आप जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाओगे माइंड आपका उतना ऑब्जेक्टिव होता जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाओ। और टेक्निकल के लिए मैं ये कहूँगा, देखो अपने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, PYQs 2-3 बार और कर लो, जो आपसे नहीं हो रहे हैं डायरेक्ट उसे आप लिख लो और बार बार अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। और नॉन टेक के लिए देखो जो सब्जेक्ट छूट गया है उसे पढ़ लो, अभी ठीक ठाक टाइम है नॉन टेक के लिए, इतना है। रीजनिंग भाई ऐसा करो 45 टारगेट रखो और जीएस में कम से कम 25 मिले। रीजनिंग मैंने देखे हैं लड़के 48 तक स्कोर किए हैं रीजनिंग में, 47.5 45 प्लस तो एवरेज स्कोर इस बार तो किए थे बच्चे 2023 में, काफ़ी मेरे जान पहचान के भी थे। नहीं, और सबसे रीजनिंग का सबसे अच्छी चीज़ है ना कि आप अपनी स्पीड पे ध्यान दो, क्योंकि 30 मिनट में अगर 45 क्वेश्चन कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि रीजनिंग बनने वाले होते हैं बट वो आपसे टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, कई बच्चे घंटों रीजनिंग में दे देते हैं। एग्जैक्टली। और फिर पता चलता है वो टेक्निकल में लैग कर गए, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। और आर्ट ऑफ स्कीपिंग भी आपको सीखनी है, कि जैसे मान लो कि सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्ट ऑफ स्कीपिंग, यानी ये बहुत, यानी कि जिद में नहीं लग जाना है कि नहीं क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं होगा और क्यों नहीं होगा, इसे तो हमने देखा था पढ़ा था, एग्जाम हॉल है। इस आर्ट ऑफ स्कीपिंग ये बहुत पिछली बार लोग मतलब लिख लें इस चीज़ों को कि सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस चीज़ों को, इसे छोड़ना क्या करना है। जैसे मान लो कि आप पहला अटेम्प्ट में रीजनिंग में करने जा रहे हो, पहले स्टार्ट कर रीजनिंग में, तो आपको ऐसा देखो मान लो सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आया या फिर पैटर्न का क्वेश्चन आया। देखो पैटर्न के क्वेश्चन में क्या खासियत होती है कि आपको अगर वो क्लॉक कर गया माइंड में, टिक कर गया, तो आप राजा हो, और नहीं किया तो आप 1 घंटे में निकल पाओगे, 2-3 मिनट निकल फिर प्रेशर भी बढ़ तो जाएगा। ऐसा क्या करना है कि अगर 10 सेकंड में हो गया, टिक कर रहा माइंड में, तो कर लो, और नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ो। सीटिंग अरेंजमेंट में पहला मूल मंत्र है, अगर 6 लोगों को बैठाना है, चाहे सर्कुलर टेबल में चाहे लीनियर टेबल पे, आपको पहले छोड़ देना है, उसको मार्क कर देना। अगर आपको लगता है आपने अच्छे से पढ़ा है तो वापस आना है, अदरवाइज उसे छोड़ देना। यानी कि सीधे सीधे बात है कि रीजनिंग में टाइम के साथ इफेक्टिव आंसर देना, ये बुद्धिमानी रहेगी आपकी। आपका इंटेलिजेंस इसमें नहीं रहेगा कि आप 50 में 48 लिए और घंटों समय आप लगा दिए। ओवरऑल कहने का मीनिंग यही है कि आप 45 ही क्वेश्चन सही बनाइए, लेकिन आप 30 से 35 मिनट में अगर कर ले रहे हैं तो आप जो ये समय यहाँ बचा रहे हैं उसे आप अपने कोर पेपर यानी टेक्निकल पे दे पाएंगे और आप जीके पे भी थोड़ा समय दे पाएंगे। तो ओवरऑल रीजनिंग के लिए हमारा अच्छा, आप टेक्निकल के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? और आपने मतलब टेक्निकल के लिए जो जो चीज़ों को अप्रोच किया था? टेक्निकल के लिए देखो मैंने तो PYQs लगाए थे और VK मेहता साहब की ऑब्जेक्टिव लगाई थी। मतलब जब 2021 में दिया तो मेरे 75 मार्क्स। मैंने भी काफ़ी दिनों से बच्चों को VK मेहता करने के लिए नहीं वो तो रामबाड़ है, जिससे पूछो वही बोलेगा। और PYQ यूथ की PYQ मैंने लगाई थी, जो नहीं मुझसे आ रहे थे उसको मैंने रेड पेन से टिक कर लिया था, ये मुझे नहीं आ रहा। और अंकित जो भी नोट्स उठे सारे रिवाइज करो। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या करो ना कि देखो, अगर मैं तो टेस्ट सीरीज नहीं लगाया कभी, लेकिन आप जरूर लगाओ, आप लोग लगाओ, आलोक भैया ने लगाया होगा। लेकिन मेरा क्या था कि मेरा माइंड उतना काम करता है एग्जाम में, लेकिन आपका हो सकता नहीं करता हूँ। मैं पिछली बार कई बार लड़कों से बात किया, उनके सामने से 200 क्वेश्चन वो 2 घंटे में नहीं निकल पाए। वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको 200 क्वेश्चन एक बार जरूर देखना है कि क्या है क्वेश्चन।
इतनी अपनी स्पीड मेंटेन कर लो, प्रैक्टिस वो टेस्ट सीरीज लगा लगा के, अदरवाइज फिर बहुत मुश्किल हो और जाएगी। ये चीज़ें कहाँ से आएंगी? तो जब आप बैठ के रूम पे प्रॉपर सेट लगाएंगे। Exactly. 2 घंटे में आप 200 क्वेश्चन देख ही नहीं जा रहे हैं, 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें 2 घंटे में। हाँ। और आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप लास्ट के 5 मिनट 10 मिनट को बचा के रखें, ताकि आपने जिन क्वेश्चन को मार्क करके रखा था, वॉच लेटर जैसे आप यूट्यूब पे सेव करते हैं वीडियोस को, वॉच लेटर बाद में देखेंगे, उसी तरह से उस क्वेश्चन को बाद में आप देख पाएँ। तो ओवरऑल बात यही है कि आप लोग जो भी है वो सेक्शन डिवाइड कर लें। रीजनिंग को लेके मैंने बातें की, रीजनिंग को लेके यही बात है कि विद इन टाइम आपको सॉल्व करना, ये सबसे ज़्यादा सही रहेगा। साथ ही साथ टेक्निकल पोर्शन में वही बात है कि बहुत बच्चे क्वेश्चन देख नहीं पाते हैं, तो क्वेश्चंस को पूरा देखने का प्रैक्टिस आपको टेस्ट सीरीज से होगी, स्कोर वहीं से बिल्डअप होने हैं। और जैसा कि VK मेहता न्यूमेरिकल्स के लिए तो वो पहले भी रामबाण था और अभी भी एग्जाम में इफेक्टिव होने वाला है। अब तो पेपर 2 भी ऑब्जेक्टिव है, तो वहाँ भी वो काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। जैसा कि आप बहुत सारे PYQ लगाते हैं, आपके पास डिफरेंट पब्लिकेशंस के बुक होंगे, तो उन्हें आप प्रैक्टिस करते रहे। ओवरऑल मूल मंत्र यही है कि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो टेक्स्ट बुक पे करें ऑनलाइन मोड में, चाहे वो आप बुक से करें ऑफलाइन मोड में, मंत्र यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये नहीं कि पूरा एकदम बड़ा क्वेश्चन मशीन का सॉल्व करें, कोई मतलब है नहीं। अब उन क्वेश्चन का मतलब नहीं, मान लो कि मशीन में आ गया मोटर इक्वेशन ही है, चाहे जनरेटर इक्वेशन है, तो उसमें छोटे सवाल जो होते हैं, ट्रिकी सवाल, वो लगाओ। ऐसा नहीं कि बड़ा सवाल लेके बैठ जाओ 2 घंटे तक। आर्ट ऑफ स्किपिंग, इस चीज़ को जान लीजिए, स्किप करना है किन सवालों को। इस बारे में आलोक भाई हम बात करते हैं किसी बढ़िया वीडियो में, सिर्फ इसी बारे में, स्किप क्या करना है, ये ज़्यादा सही रहने वाला है। एक छोटा वीडियो इस चीज़ के लिए डेडिकेट रहेगा कि किस तरह से इस बात को जज करें कि किस क्वेश्चंस को स्किप कर देने हैं, एग्जाम में टाइम बर्बाद करने के लिए दिया गया है, और किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये हमारा चलिए एक टास्क हमें इस वीडियो से मिल चुका है कि नेक्स्ट ये इस टॉपिक पे वीडियोस आएंगे। और साथ ही साथ सबसे मेन चीज़ टेक्निकल बच्चों के लिए नॉन टेक में, और वो भी GK GS का पोर्शन, वो जो 50 नंबर का, उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? नॉन टेक पोर्शन का GK, देखो GK GS का सबसे इम्पोर्टेंटली ये है कि चीज़ें बहुत टफ पूछ रही हैं, क्योंकि नॉन टेक तो मतलब हम टेक्निकल बच्चों के लिए टफ होता ही है। बट देखो ये क्या करें, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया, मैंने वीडियोस में जो सारी स्ट्रेटजी थे, 2 महीने बच्चे पढ़े, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि देखो अगर आपके पास PYQs हैं किसी भी पब्लिकेशन के, तो जितना हो सके, जैसे स्ट्रैटेजी के तो पढ़ के ही जाओ। और देखो करंट अफेयर सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं पिछली बार एनालाइज किया था, हम चाहेंगे कि आप इनके साथ सोर्स भी बताते चले कि आपने कहाँ से किन चीज़ों को करते हुए गए थे। करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो जैसे देखो पिछली बार मैंने एनालाइज किया था कि जब अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हुआ था, तो पिछले 6 महीने यानी जनवरी फरवरी की बात कभी करंट अफेयर नहीं पूछा था। इस बार जून जुलाई में एग्जाम है, तो ये आप यकीन मानो कि इस बार जनवरी के बाद करंट अफेयर नहीं आएगा, और पूछेगा तो क्या पूरा 2023 का पूरा ईयर का मैक्सिमम ये पूछेगा। ना आप 22 में जाओ, ना आप 24 में आओ, सिर्फ 23 में पूरा। हमने इस बार भी देखा है काफ़ी बच्चों को, और अपने बैच के भी बच्चों को, जब एग्जाम नज़दीक आ जाएंगे तो वो यही पूछेंगे करंट अफेयर्स कितने दिन का प्रीवियस का पढ़े, कितने दिन के पढ़े करंट अफेयर। नहीं, पिछली बार मैंने एनालाइज किया था आलोक भाई कि वो 6 महीने के इधर नहीं पूछ रहा, मतलब अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हुआ था हमारा पिछला 23 वाला, तो फरवरी के बाद एक करंट अफेयर आया था मार्च का, उसके अलावा नहीं था, और मैक्सिमम पिछले ईयर के थे। तो अब क्यों पूरा 2023 इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ है कि मिनिमम आपको पूरा 2023 तो कवर करने हैं। आप बुक से करें, किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जहाँ से आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ये बहुत सारे कंटेंट। और एक और मूल मंत्र बताना चाहूँ, जब आप SSC का आपकी बार एग्जाम देने जाओ, तो जो सबसे पहली बार हो, जैसे कि भारत में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा, सबसे बड़ा, सबसे पहला, सबसे छोटा, यूनिक हो, अद्वितीय हो, ये अगर जहाँ आए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC वही पूछता है, यानी स्टैटिक टाइप क्वेश्चन, स्टैटिक जो हम लोग पढ़ते मतलब कि सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया, और सबसे पहले इंडस्ट्री कहाँ खुलेगी, कुत्तों का पहला अस्पताल कहाँ खोला गया, ये बहुत सारे मतलब स्टैटिक पोर्शन पे मोस्टली, क्योंकि और साथ ही साथ इस बार तो SSC का एग्जाम जो क्वेश्चन बनाने की एजेंसी है वो भी चेंज हो गई है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो करते हैं कि पैटर्न पिछले पैटर्न के हिसाब से रहे, और क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना देखने को मिले, पैटर्न से बड़े तो बच्चों के लिए आसानी। लेकिन ये रहेगा अगर चेंज भी होगा तो सबके लिए चेंज होगा। और हाँ, ये है कुछ चीजें एग्जाम में ऐसी होती है जो प्रोपोर्शनल इफेक्ट डालती है, सभी बच्चों पे समान डालती है। अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो गया या बहुत ज़्यादा उम्मीद से नीचे चला गया पेपर, तो ये सभी चीज़ें बच्चों पे समान रूप से इफेक्ट डालती है। पर्सनल कुछ ऐसा ना हो एग्जाम में जो सिर्फ आपको प्रभावित करे, तो वो आपका रिजल्ट खराब कर सकते थे। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अच्छा चलिए, ये तो हो गई। अब CPWD में आप एक जेई की वर्क लाइफ इतना दिन में जो जज किए, अभी तो फिलहाल हम लोग ट्रेनिंग पे हैं, फिर भी लेकिन अंडर ट्रेनिंग भी हम लोग काफ़ी चीज़ों को जज किया कि एक जेई की वर्क लाइफ कैसी है इसमें, और कैसे हम इसे, मतलब सभी टॉपर्स की चॉइस होती है कि हम CPWD को फर्स्ट प्रेफरेंस डालें। तो
देखो वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करें ना, तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट जेई के लिए डिपार्टमेंट जो होगा, क्योंकि मैं यूपी से आता हूँ, यूपी पीसीएल का मैं जानता हूँ और आर्मिनल का भी जानता हूँ और सारी चीज़ों को भी थोड़ा बहुत सीखा समझा है। तो अगर जेई के लिए कहीं बेस्ट है इस भारत में, तो सीपीडब्ल्यूडी जेई है। क्योंकि क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस मतलब एक नंबर का है। आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है कि नहीं ये ही करना है और इतने कलेक्शन करना है, इतना रेवेन्यू करना है, सब कुछ नहीं करना है आपको। नॉर्मली काम होते हैं, ज़्यादा हैवी काम नहीं होते हैं, तो एकदम से और स्टैंडर्ड। और आप दिल्ली में रहोगे, सिटी एक्चुअली मेट्रो सिटीज़ में रहोगे, वाई सिटीज़ में, तो वो एक लाइफ स्टैंडर्ड है, वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा और आप हो सकता है होपफुली आप काफ़ी ग्रो कर जाती है। और होपफुली आप अपनी फैमिली के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हो। और अभी तक जो हम लोगों ने 4-5 महीने का एक्सपीरियंस रहा, तो टाइम तो भाई इनफ मिलता है। आप पढ़ना भी चाहो तो भी ठीक ठाक टाइम मिलता है। ये चीज़ बताना चाहेंगे, जैसा कि अगर आप फ्यूचर के लिए कुछ कैरियर को समय देना चाहते हैं तो आपको यहाँ समय मिलेगा, क्योंकि यहाँ संडे तो छुट्टी है, प्लस साथ ही साथ आपको सेकंड सैटरडे भी छुट्टी मिल जाती है। फिर भी जितने गैजेटेड हॉलीडे हैं वो तो है, ओवरऑल ठीक ठाक यहाँ पे मिलता है। और मेन जो चीज़ें मेरे नज़रिए से सीपीडब्ल्यूडी के वर्क प्रोफाइल में है, वो है आपको एज अ जेई ऑफिसर वाली फीलिंग देगी। ये चीज़ है, आप लेवल 6 पे आते हैं और लेवल 6 सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी एम्प्लॉय, यानी ठीक ठाक पोस्ट आपको यहाँ मिल जा रहा है इतने कम समय में अगर आप क्वालिफाई करते हैं। तो वर्क प्रोफाइल इस नज़रिए से अच्छे हैं कि आपके वर्क को देखते हुए, जैसा कि इसने बताया कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं होता है, वो कहीं कहीं साइट या लोकेशन वाइज डिफरेंट वेरी करते हैं, बट अगर ओवरऑल हम बात करें तो ये काफ़ी सही है। आप एज ए जेई यहाँ लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं, अपने वर्क को भी इंजॉय कर सकते हैं, साथ साथ पर्सनैलिटी की तो बात ही है, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्क जहाँ भी होंगे वो किसी न किसी हाईफाई सिटीज़ में ही होंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और जैसे आप एकदम टेंशन ना लो, मैं बोला ना जेई के लिए अगर कहीं स्वर्ग है कोई डिपार्टमेंट तो वो सीपीडब्ल्यूडी जेई है। और सीपीडब्ल्यूडी में भी दिल्ली, और सीपीडब्ल्यूडी में भी दिल्ली है। यहाँ आपको रॉयल पैलेस पे मिलेगी। आपको फील होगा जब आप इंडिया गेट जाएंगे और वहाँ हर जगह आपको सीपीडब्ल्यूडी लिखा हुआ मिलेगा, मतलब आप जहाँ जाएंगे सीपीडब्ल्यूडी, मतलब वो एक तो प्राउडनेस फील होगी। वो एक फीलिंग हुई ना कि गांव का लड़का जो कहीं पे कभी इमेजिन नहीं कर सकता, जहाँ पे 4 लोग बोलते रहते थे क्या करेगा कैसे करेगा, वो आगे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चीज़ें संभाल रहा है, बना रहा है, तो एक प्राउड फील होता है। और जब भी कभी कभी पीएम मीटिंग होगी, पीएम विजिट होगी, आप सब एकदम आप वहाँ खड़े रहेंगे तो एकदम रॉयल फील होगा और आपको प्राउड होगा कि आपने अपने माँ बाप को मतलब कहीं ना कहीं प्राउड फील करवाया है हर एक चीज़ में, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे प्रधानमंत्री पीएमओ हाउस हो, चाहे पीएम म्यूजियम हो, चाहे हैदराबाद हाउस हो। ये सारा मतलब आप जब एंट्री करेंगे तो लगेगा कि हाँ हमने कुछ अच्छा जीवन में अचीव किया है, और सभी नौकरियों के अलावा। तो ये हमारा रहा एक्सपीरियंस ये 3-4 महीने का। अच्छा, एक जो कॉमन डाउट्स रहता है, जैसे कि सिविल वालों का तो समझ आता है कि सिविल पे ओनली सिविल एलिजिबल है, बट हम देखते हैं एग्जाम में कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सेम पोस्ट पे सेम सीट पे एलिजिबल है। तो आखिर वर्क तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का बहुत काफ़ी डिफरेंट है, जैसा कि हम लोग देखते भी हैं, बट उन बच्चों के मन में काफ़ी डाउट रहता है कि मैकेनिकल वाले आएंगे तो वो इलेक्ट्रिकल के वर्क कैसे करेंगे और इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल के वर्क कैसे करेंगे, इस पर क्या कहना रहेगा आपका? थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा, फिर आलोक भाई ज़्यादा बताएंगे। देखो क्या है ना कि सिविल का तो आपको क्लियर है, बिल्डिंग बनाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल का काम क्या होता है, जैसे मान लो बिल्डिंग बन गई तो जितना भी इलेक्ट्रिकल का काम हुआ, लाइटिंग का जितना काम हुआ वो हमारे अंडर आएगा, लिफ्ट का जितना काम हुआ वो हमारे अंडर आएगा, जितना भी मान लो एलईडी टीवी लगनी है, एलईडी कुछ भी इलेक्ट्रिक से संबंधित है, एसी, ये सब हमारे अंडर में आएगा, ये हम करते हैं। और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में मैं सही बता दूं, इस डिपार्टमेंट में देयर इज़ नो डिफरेंस, एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप मैकेनिकल से आते हो तो अल्टीमेटली आपको इलेक्ट्रिकल सीखना ही पड़ेगा। और अगर इलेक्ट्रिकल से हो तो देखो आपको 2 चीज़ एक्स्ट्रा सीखनी होगी, एक लिफ्ट सीखना होगा और एक हल्का सा एसी सीखना होगा, वो भी ज़्यादा कुछ है नहीं, जब तक कि आपकी सर्विसेज स्पेशलाइज्ड ना हो जाए, जैसे हॉस्पिटल्स में कहीं जाके स्पेशलाइजेशन ना हो जाए। अब आप लोग वही बताएंगे इसके बारे में, उन्होंने ज़्यादा है। बात तो है सिविल वालों का तो फंडा क्लियर है, जो आप पढ़ते हैं वही आप इम्प्लीमेंट करते हैं। दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है तो मैकेनिकल वालों की, क्योंकि उन्हें आके पूरा सिविल इलेक्ट्रिकल की चीज़ों को, क्योंकि आप एक बिल्डिंग में आप ही को अगर क्लासिफिकेशन करने के लिए दिया जाए कि कितने सिविल के कंस्ट्रक्शन काम हुए हैं, कितने इलेक्ट्रिकल, कितने मैकेनिकल, तो आप कुछ जज कर पाएंगे कि सबसे लो कम जो होते हैं वो मैकेनिकल के ही है। अब लिफ्ट तो सारी बिल्डिंग में लगते नहीं हैं, जो हाई स्टडीज़ बिल्डिंग होती है उसमें लगते हैं, नॉर्मल में तो
ओवरऑल बात यही है कि आपका ब्रांच डजेंट मैटर, आप सिलेक्शन लीजिए, जॉब है, सीखने की आज़ादी है, सीखिए, चीज़ों को जितना ज़्यादा सीख सकते हैं एक्सप्लोर कीजिए और उससे ओवरऑल आपका ही ग्रोथ होना है। तो इन चीज़ों के टेंशन से बिल्कुल परे रहना है कि किस ब्रांच से है, बस किसी तरह से घुस जाना है डिपार्टमेंट में। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन मैकेनिकल से हो गया है तो मेरे दोस्त प्लीज़ इलेक्ट्रिकल जाके पढ़ ले, नहीं तो मतलब हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि आप चीज़ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि 90% चीज़ें इलेक्ट्रिकल ही हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। चलिए तो एक चीज़ जो मतलब काफ़ी जानना मतलब स्टूडेंट देखते हैं और उससे एक ड्रीम के रूप में लेते हैं। काफ़ी आजकल तो रील्स का ज़माना है तो काफ़ी कुछ वायरल्स भी होते रहते हैं कि जिस समय आप अपना रिजल्ट देख रहे थे, SSC जी 2022 का जो रिजल्ट आई थिंक 24 मई को आए थे, रात के 9 बजे के आसपास। तो उस समय जो पहली बार PDF में आपने रिजल्ट देखा, किसी और ने रिजल्ट देखा, और क्या रिएक्शन था उस समय रिजल्ट को देख के आपके और आपके परिवार के बीचों के बारे में, फिर हम भी उस पर अपना बातें शेयर करेंगे। देखिए क्या है ना कि मतलब रिजल्ट का रिएक्शन जो था वो बहुत ज़बरदस्त था और मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे बैठ के मैं एक्सप्लेन करूँगा तो अच्छे से बता पाऊँगा। बट क्या था ना कि 24 तारीख को हम लोग वेट कर रहे थे 20-20 तारीख से, क्योंकि CGL का रिजल्ट आ चुका था, क्योंकि चर्चा होने लगी, चर्चा होने लगी, आ रहा है। तो अब लेकिन फिर बीच में ये फंस गया कि 3-4 बच्चे चले गए हैं कोर्ट में कि हमने पोस्ट प्रेफरेंस डाली है, तो हम लोग भी 20 तारीख के रिजल्ट नहीं है, 20 तारीख 21 तारीख को नहीं है रिजल्ट, हम लोग फ्री हो गए, चलो छोड़ो यार, आएगा तो आएगा। तो 24 तारीख आ गई, रात में 9 बजे, उस दिन शादियों का सीजन था। अच्छा। तो बहुत तगड़ी मतलब वहाँ पे लगन थी, तो मैं भी पहुँचा हुआ था खाने के लिए वहाँ पे मतलब शादियों में। तो 9 बज रहे थे, मेरा दोस्त एक दोस्त का हाथ में से ले रखा था मैंने, तो खाना ले रखा था, दोस्त का एक मैसेज आया तो मैंने निकाल के से देखा, तो उसने बोला कि भाई रिजल्ट देखा तूने? वो दोस्त जिसका मैसेज आया था वो CGL से कनेक्टेड है। तो मुझे लगा यार कि ये क्या कौन सा रिजल्ट पूछ रहा है, तो वो बोला तूने JEE का रिजल्ट देखा? तो मैंने बोला यार नहीं यार मैंने तो नहीं देखा। बोला आगे, मैं कहा हैं? फिर भाई मेरे पैर कांपने लगे, मैं सही पूछूं मेरे पैर ऐसे कांपने लगे, मतलब ऐसा लग रहा है कि खाना बाहर हो जाएगा। तो मतलब बहुत सी घबराहट होने लगी, अब क्या करूं? तो मैंने उसको बोला कि रिजल्ट भेज, तो उसने रिजल्ट भेजा। फिर रिजल्ट भेजने के बाद वो पूछ रहा है पापा का नाम बताओ अपने, मतलब बाप का नाम बोल दूँ तो मैंने क्या बोला, मैं डर रहा था यार पता नहीं हो या ना हो, तो मैंने तो नहीं बताया। फिर अपने PDF रिजल्ट खोला, फिर मैंने देखा कि नाम तो है, मेरा नाम ही है। फिर मैंने पापा का नाम देखा, वो सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है। फिर भी कन्फ्यूजन थी यार सही में मैं हूँ या कोई और है हमारे रूप में। तो मैंने दोस्त को फिर पापा का नाम बताया, वापस PDF बैक करके उसको नाम बताया, तो उसने बोला यार तेरा तो सिलेक्शन हो गया। अब वो तो हो गया, इतनी घबराहट थी, ये नहीं समझ में आ रहा कि किसमें सिलेक्शन हुआ, कहाँ सिलेक्शन हुआ। पोस्ट कोड अचानक से याद नहीं आ रहा था, है C डाला था हमने तो CPWD ही है। तो मैं आया टेलीग्राम ग्रुप में, मैंने मैसेज किया भाई ये C क्या होता है, C क्या है मतलब, तो बच्चे नॉर्मल लाइफ में C को कुछ और खासकर इंजीनियर्स। तो मैंने पूछा C, तो बच्चे मतलब वहाँ पे लोग थे, अपने कलीग लोग थे, वो बोले C मतलब CPWD इलेक्ट्रिकल। में कहा है, मैं कहा लगता है वही सिलेक्शन हुआ है। फिर उसके बाद से वहीं पे हूँ, अभी खाना ही खा रहा हूँ। तो उसके बाद से फिर SL लिखा होता है, रैंक लिखा होता है ना, SL/0068। तो मैं ये क्या है, तो मैं गया फिर से ग्रुप में, मैं कहा SL क्या है, तो बोले कि सीनियरिटी लिस्ट यानी कि रैंक लिस्ट है। और रैंक 68 देख के मुझे ये पता था मेरा होगा, लेकिन ये नहीं पता था 68 रैंक आएगी। तो रैंक देखा तो थोड़ा क्लियर हो गया कि मेरा ही है। लेकिन अब उसमें इतना दिमाग नहीं काम कर रहा था कि मैं मेंस का एडमिट कार्ड चेक कर लूँ चाहे प्री का, मेरे फ़ोन की PD में पड़ा था, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। मतलब फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली का रिएक्शन तो मैंने भैया को फ़ोन किया अपने, तो उन्होंने मेरे आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने फ़ोन करके बोला कि भैया JEE बन गया तो मतलब इमोशन बहुत हाई थे, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। तो मैंने कहा अभी किसी को बताइएगा मत, अभी मैं घर जाके कंफर्म करता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। मैं बाइक उठाया और गांव के लोग थे, वो लोग भी एकदम ताड़ते हुए आया, 5-7 किलोमीटर था घर से। फिर बहुत तेज़ी से आया, घर पे दौड़ते गए अपने कमरे में, फाइल वाइल निकाल के रिजल्ट चेक करा, सेम रोल नंबर 300 जो भी था चेक किया, तो एकदम मैच कर रहा था। अब तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे तो फिर उसके बाद से मैं गया, मम्मी के पैर छुए और फिर मैंने बताया कि मतलब मैं JEE बन गया, और उस समय मेरी आंखों में आंसू थे, तो घर वालों की आंखों में भी आंसू थे, और पापा दूर पे कहीं दूर थे, तो मैंने पापा को भी बताया, तो मतलब मेरी आंखों में तो ज़्यादा ही आंसू थे यार, थोड़ा स्ट्रगल था, चीज़ें थी, टफ थी उस समय मेरे लिए। तो ये रिएक्शन रहा। उसके बाद सिर्फ उसके बाद रात भर की मैं कहानी बताऊँ, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई है, 3-4 बजे की नींद आई, 1 घंटे के लिए, फिर 5 बजे उठ गया गाय का गोबर फेंकने के लिए ये बड़ी शानदार एकदम देसी बात है। हाँ, होना भी चाहिए उस जगह से। जब आप जैसा कि
पहले से पता सुगबुगाहट तो लगी जाती है कि रिजल्ट आने वाली है। मैं एक्चुअली यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँगा, ज़िंदगी में सी बनना कोई नहीं चाहता है, नफरत सबको है, लेकिन जब डिपार्टमेंट सिलेक्शन की बात आती है तो सबकी चॉइस सी बनने की होती है। चलिए ये जस्ट फॉर फन थी। SSC में सी कोड का मतलब CPWD होता है और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो ये जस्ट फॉर फन थी। हमारा रिएक्शन कुछ खास था नहीं, क्योंकि पहले से सुगबुगाहट थी कि रिजल्ट आने को है, तो रोल नंबर को ऐसे लड़कों को दे के रखा था कि अरे किसी को पता चलेगा देख लेना। मैं पहले खुद से रिजल्ट नहीं देखा हूँ आज तक, जिस भी सेल की हो यहाँ भी हो, मैंने खुद से रिजल्ट नहीं देखा। अभी हमारे CPWD में ही है कुछ दोस्त, उन्होंने रिजल्ट देख के फ़ोन किया। एक्चुअली 9 साढ़े 9 का टाइम था, हम लोग अपने सेल में खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, सभी 6 लड़के वहाँ थे हम लोग। और फिर उस 6 में से 3 बच्चों के सिलेक्शन हुए। उन्होंने कॉल करके बताया आलोक का हो गया, इनका हो गया। तो मैंने एक ही जवाब पूछा उनसे, ये तो पता था मुझे कि CPWD मिल जाएंगे। मैंने उनसे रैंक पूछा कि रैंक क्या है, तो उन्होंने 9 बताया। तो मैं अपने थाली से उठा, मैंने हाथ भी नहीं धोया, हाथ को ऐसे पोछा हाथ को ऐसे पोछा, तुरंत फ़ोन में रिजल्ट चेक किया। रोल नंबर तो याद ही थे, और फ़ोन तो इस तरह से पोर्ट्रेट मोड में है तो रिजल्ट पूरा दिखेगा नहीं। मैंने उसे लैंडस्केप में डाला और फिर अपने नेम पे ब्लू करके स्क्रीनशॉट लिया, देखा, और सबसे पहले रूम से बाहर निकल के घर बात की, घर मैंने बताया। और तभी रात के साथ 9 साढ़े 9 बज भी रहे होंगे। फिर जो काफ़ी क्लोज मित्र थे मैंने उन्हें कॉल करके बताया। फिर काफ़ी सारे चीज़ आने लगे। स्टेटस तो मैंने काफ़ी बाद लगाया, जाके रात में 12। मैं कल सुबह लगाया स्टेटस सुबह में कि भैया हनुमान जी की कृपा से हम जी बन गए। फिर तो मैं बताऊं, मेरा नेक्स्ट ग्रेजुएशन का पेपर था, मैं वेट कर रहा था रैंक और जानने की कि मतलब किन किन से बच्चों से, जैसे 9 मेरा था तो एक बस 8 लोगों की जानने की जरूरत थी, कौन से 8 से ऊपर है, कौन से 8 से ऊपर है। तो ओवरऑल यही मोमेंट था, काफ़ी अच्छा मोमेंट था, हर किसी के लाइफ में मेमोरेबल मोमेंट है, क्योंकि वही चीज़ें वही हैं जो पहली चीज़ें दिमाग से नहीं उतरती है। मैं बार बार कहता हूँ, पहली मोहब्बत और पहली नौकरी कैसी भी हो, खराब हो, अच्छी ना हो, लेकिन यादगार रहती है। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जब मैं रिजल्ट का स्टेटस लगाया, मेरा ग्रेजुएशन का पेपर था और मैं पेपर देने फ़ोन लॉक करके गया था, साइलेंट करके मैं आया, भाई मेरे फ़ोन पे मैं बता रहा हूँ 80 कॉल आए हुए थे। मैं स्टेटस लगा के बाहर चला गया था, ये फ़ोन आया 2 घंटे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, रात भर फ़ोन आए थे। एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग बर्थडे उड्डे तो मनाते नहीं हैं। Exactly. तो कई लोगों के बर्थडेज में देखते हैं कि स्टेटस वो स्क्रीनशॉट लेके पुट अप करते हैं अपने स्टेटस पे, तो लिस्ट पड़े हैं 20 स्टेटस जो है वो मतलब बर्थडे का ही है। उस दिन मुझे वो फील आया था, क्योंकि मैंने एक पोस्टर क्रिएट करवाया था अपने दोस्तों से, उसमें मतलब मेरा नाम और रैंक वाइज और डिपार्टमेंट्स मेंशन थे, उसको मैंने स्टेटस लगाया था। उस दिन जब आप स्टेटस के सेक्शन में जाते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक स्क्रीन पे एक साथ 8-10 शो होते हैं। उस 8-10 में एक ही पोस्टर, हमारा पोस्टर लगा हुआ है हर किसी के स्टेटस में। मतलब वो प्राउडनेस जो है कि कुछ ऐसा काम आप करें कि सबके स्टेटस में आपका स्टेटस लगा हुआ, वो तो मेरे दैट्स प्राउड मोमेंट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो तो काफ़ी मजा। चलिए, ऐसे तो हम लोगों ने काफ़ी इसमें समय आप लोगों का लिया, लेकिन अंत में और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, सैलरी कितनी मिली है आकाश भाई? क्योंकि अल्टीमेट टारगेट हमारा यही रहता है, सैलरी कितनी मिली तो है इम्पोर्टेंट है। तो मतलब एक सब वो बता दें क्या, जो एक साथ 2 महीने की आई थी वो तो और हैक्टिक हो जाएगी। नहीं, पर मंथ की बता दीजिए एज अ जेई कितना आपको स्टार्टिंग में था और अभी कितना ग्रॉस और नेट दोनों के बारे में। देखो ग्रॉस तो रफली मुझे लगता है 77,000 के आसपास बन रहा है ना अभी वर्तमान में 76 प्लस कुछ, मैंने 77 मान लो लगभग। और नेट की बात करें वो 63 के आसपास इन हैंड 63 के आसपास अकाउंट्स में, और 76 के आसपास ग्रॉस बनते हैं। वो एनपीएस डिडक्ट होते हैं और बहुत सारी चीज़ें डिडक्ट होते हैं। जुलाई का वेट करिए, ये भी बढ़ जाएगा। और जुलाई तक में उम्मीद है कि जब एक और महंगाई भत्ते लग जाएंगे और हमारा मतलब ईयरली इंक्रीमेंट भी लग जाएगा, तो आई थिंक 80 चले जाना चाहिए। और ये एक मोटिवेशन की चीज़ें हैं। एक्चुअली ये मोटिवेशन की चीज़ें हैं। अगर हमसे कोई पूछे क्या है, तो पहला अटेम्प्ट तो सैलरी ही रहता है। जो बच्चे सरकारी नौकरी देखते हैं उनका एम तो यही रहता है भाई, क्योंकि जॉब लेके घर वालों को स्टेबल करना है, फाइनेंशियली फ्री करना है, तो सैलरी तो इम्पोर्टेंट रहता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। देश से बात ठीक है, बट इट्स ऑल अबाउट सैलरी एंड लाइफ स्टाइल। तो लेकिन ये चीज़ है, मोटो हमारा यही है कि फाइनली अब अच्छा करना है डिपार्टमेंट में। जब भी अगर रिटायर मतलब जहाँ है वहाँ अपने करियर का ग्रोथ किस तरह से करें, और साथ ही साथ जहाँ पे है वहाँ पे अपने आप को और बेटर को इम्प्रूव करना है और चीज़ों को सीखते रहना है। काफ़ी चीज़ यहाँ आने के बाद पता चला कि बहुत चीज़ें भी सीखने को बाकी है। और आप लोग की हेल्प करते रहना, जैसे हम जिस हिसाब से भी हो, मैं तो पूरा ट्राई करता हूँ हर जगह से आपकी हेल्प हो सके।
तो इन और 2024 एग्ज़ाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं भैया। और अभी हाँ, और भी गाइडेंस आपको देनी बाकी है, टेंशन ना लीजिएगा, आलोक भाई समराइज करेंगे। लास्टली कंक्लूजन यही है इस वीडियोस के माध्यम से, आप जितना डिलेक्स हम लोग का आज देख पा रहे हैं, हम जानते हैं कि आप लोगों का मकसद भी यहाँ पहुँचना है, किसी न किसी डिपार्टमेंट में एज ए जेई रिक्रूट होकर आना है और अपनी चीज़ों में चेंजेस लाने हैं। तो ओवरऑल लास्ट में यही कहना रहेगा कि इन सभी चीज़ों से आप मोटिवेशन लेते हुए अपनी पढ़ाई को, जिनको भी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, आप आकाश जी के यूट्यूब चैनल, जिनका कि लिंक इस वीडियोस में भी दिया गया है, टैग किया जाएगा और उसके टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं आप, हमारा टेलीग्राम चैनल भी जुड़ सकते हैं और वहाँ दोनों जगह आपको सिमिलर कंटेंट मिलेंगे और आप वहाँ से देखें, अपनी तैयारी को इम्प्रूव करें और बहुत जल्द से जल्द किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी जरूर पहुंचे। आपको किसी भी तरह के अदर टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आप इस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हैं और उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से ज्वाइन करें और हम लोग से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और आकाश जी आपको भी बात करके काफ़ी अच्छा लगा होगा। अरे मजा आ गई। और प्लीज़ आलोक भाई चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखो कंटेंट तो आना ही आना है, इतना तो बनता है, आधे घंटे तक हमने भी पूरी मेहनत करी है, इतना तो बनता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग तैयारी जम के करते रहे, रेगुलर आप लोगों से इंटरेक्शन होता रहेगा वीडियोस के माध्यम से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।